गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की। हिंदी में ये होता है गैलीलियन रूपांतरण। गैलीलियन रूपांतरण। तो इससे पहले कि हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करें, गैलीलियन रूपांतरण को शुरू करें, चलिए देखते हैं कि ये रूपांतरण समीकरण क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होते हैं। हिंदी में क्या हो जाएगा, रूपांतरण समीकरण क्या होते हैं। रूपांतरण समीकरण क्या होते हैं। बहुत ही आसान है समझना। आप नाम पढ़िए, अर्थ को आप पकड़ लेंगे। अर्थ मतलब अर्थ, मीनिंग वाला अर्थ, नॉट पृथ्वी वाला अर्थ। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, रूपांतरण समीकरण, यानी कि एक ऐसा समीकरण जो कुछ रूपांतरित करता हो। अब वो मेरे को तो रूपांतरित करेगा नहीं, अब वो मेरे को तो शाहरुख खान नहीं बना देगा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मैं उसके जैसा थोड़ा बहुत दिखता हूँ इधर से। ठीक है, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होता है, द इक्वेशन विच को रिलेट, ध्यान से सुनिएगा, द इक्वेशन विच को रिलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल इन टू डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक ऐसा इक्वेशन जो एक पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स को रिलेट करेगा जो कि अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिए गए हैं। ठीक है, हिंदी में कैसे समझेंगे आप इसको। एक ऐसे समीकरण की बात करिए, एक ही नहीं होगा, बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम लोग ऐसे समीकरणों की बात कर रहे हैं जो क्या करता है, जो एक कण के निर्देशांकों के मध्य संबंध व्यक्त करता है, और वो निर्देशांक जो कि अलग अलग निर्देश फ्रेम में लिए गए थे। ओके, अलग अलग निर्देश फ्रेम में जो निर्देशांक किसी कण के लिए गए हैं उनके मध्य जो संबंध स्थापित या संबंध व्यक्त करने वाला समीकरण है, उसी को आप बोलते हो रूपांतरण समीकरण या फिर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ओके, सो द इक्वेशन which correlate the coordinates of a particle in two different frames is known as transformation equation। एक ऐसा समीकरण जो दो निर्देश फ्रेमों में कण के निर्देशांकों में संबंध व्यक्त करते हैं। ऐसे समीकरण या वे समीकरण जो दो निर्देश फ्रेमों में कण के निर्देशांकों में संबंध व्यक्त करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रूपांतरण समीकरण। ओके, और यहीं पर हम लोग पढ़ने वाले हैं अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि यहाँ से जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वो यही काम करने वाला है, वो यही काम करने वाला है। ओके, तो देखिए इसी आपके सिलेबस में, इसी चैप्टर में आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ना है और इसके बाद आपको लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ना है। गैलीलियन का भी रूपांतरण भी है और इसी चैप्टर में आप पढ़ लोगे लॉरेंज का भी रूपांतरण। अगर दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, अगर अपने पास दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ध्यान से दोनों को समझाना है मेरे को। मेरे पास दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा जी, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, इसको आप बोलोगे जड़त्वीय फ्रेम। जड़त्वीय फ्रेम बोल सकते हैं इसको, हिंदी में जड़त्वीय फ्रेम बोल सकते हैं। ठीक है, तो दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ओके, दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और वो भी उस केस में जब उनके बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो लाइट के स्पीड के कंपेयर में बहुत कम होना चाहिए। सुनिए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसमें आप किसी पार्टिकल को स्टडी कर रहे हो, दोनों ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट है वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहां पे आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ यूज करना है, वी यूज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जहां पर कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो लाइट के स्पीड के कंपेयर में बहुत कम होगा। ओके,
ऐसे हम लोग दो जड़त्वीय फ्रेमों को मान लो अध्ययन कर रहे हैं वहाँ पर, और अगर वहाँ पे जड़त्वीय फ्रेमों का जो आपेक्षिक वेग है, एक दूसरे के सापेक्ष जो वेग है वो प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम है, तब वहाँ पे आप यूज करोगे गैलीलियन रूपांतरण, यानी कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यूज करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, जड़त्वीय फ्रेम के लिए, और वो भी तब जब दोनों फ्रेमों के बीच का जो रिलेटिव जो आपेक्षिक वेग है वो लाइट के स्पीड के कंपेयर में बहुत कम होना चाहिए। तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन रूपांतरण। चलो ठीक है, हम लोग ले लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना है मेरे को, मैं थोड़ा सा कलर अलग अलग ले लूँ। ये रहा मेरा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये हो गया x, ये हो गया y, और ये हो गया z, और ये इसका हो गया ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैंने नाम दे दिया s, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैंने नाम दे दिया s। और मान लो एक कण है मेरे पास, ये कण P, और इस P का कोई कण है, कोई पार्टिकल है, कोई भी चीज़ है, इस पार्टिकल का इसके सापेक्ष में, किसके सापेक्ष में, एक्स वाई जेड, इसके सापेक्ष में जो कोऑर्डिनेट है, जो निर्देशांक है वो है एक्स वाई जेड, और मैं टाइम टी भी ले लेता हूँ। क्लियर है? तो माना हमारे पास एक निर्देश फ्रेम है, निर्देश फ्रेम कौन सा है, एस है, और अपने पास एक कण है, एक बिंदु है, बिंदु पी, जिसका कि निर्देशांक है एक्स वाई जेड टी। किसके सापेक्ष में ये निर्देशांक, ये निर्देशांक है इस एस फ्रेम के लिए, इस वाले निर्देश फ्रेम के लिए। ओके, और ये मैंने बोला है कि ये इनर्शियल है, इनर्शियल है मीन्स कि ये जड़त्वीय फ्रेम है। इसका मतलब ये है या तो ये रेस्ट में है, या तो विरामावस्था में है, या अगर ये चलेगा भी, फिलहाल तो ये नहीं चल रहा, चलेगा भी तो इसको एक समान वेग से चलना चाहिए। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ही आप बोलते हो जड़त्वीय फ्रेम, जो कि या तो स्थिर है या चलते भी हैं तो एक समान वेग से चलते हैं, उसका त्वरण जीरो होता है, उनका त्वरण जीरो होगा। यहाँ पे त्वरण नहीं होना चाहिए, त्वरण होगा तो भी वो नॉन इनर्शियल आ जाएगा, यानी कि अजड़त्वीय फ्रेम आ जाएगा। तो ये तो हो गया पहले कहानी, पहले वाले निर्देश फ्रेम की, पहले वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। अब अपने पास मान लो एस डैश है, अपने पास एस डैश है, पॉइंट वही है, पार्टिकल वही है। अब मेरे पास एक एस डैश है, चलिए मान लीजिए कि वो इधर कहीं पे है, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे ले लेता हूँ, कहीं भी ले सकते हो आप कहीं भी ले सकते हो, लेकिन वहाँ लोगे तो भी ये सेकंड केस हो जाएगा। तो अपन करते हैं काम कि पहले एक जनरल फॉर्मूला के लिए इसको यहीं ले लेते हैं, यहाँ पर, चलो मान लो यहाँ पे ये हो गया ओ डैश, ये हो गया वाई, मैं कुछ चीज़ों को समांतर ही ले रहा हूँ, उसके बाद मैं कंडीशन लगा लूँगा, ये वाई डैश हो गया, और ये जो आगे बढ़ेगा तो ये एक्स डैश है, और ये है आपका जेड डैश। ये सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये सेकेंड निर्देश फ्रेम है, इसको नाम दे दिया एस डैश। और ये जो निर्देश फ्रेम है ये एक समान वेग v, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से गति कर रहा है। ये रहा एस डैश, और ये जो है v वेग से या फिर v वेलोसिटी से, जो कि एक समान होना चाहिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होना चाहिए, उससे मोशन में है, उससे गति कर रहा है। ठीक है, ये रहा पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस इज द फर्स्ट निर्देश फ्रेम, ये पहला निर्देश फ्रेम है जो कि स्थिर है। इसके सापेक्ष में इस पॉइंट P का जो निर्देश या निर्देशांक है वो एक्स वाई जेड टी है, एक्स वाई जेड टी है। इसका जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसके रिस्पेक्ट में वो एक्स वाई जेड टी है। अब अपने पास एक सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अपने पास एक सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक दूसरा निर्देश फ्रेम है एस डैश, जो कि एक समान वेग v से गति कर रहा है। किसके सापेक्ष? इस फ्रेम के सापेक्ष, इस फ्रेम के रिलेटिव में ये v वेग से गति कर रहा है, ये v वेग से मोशन में है, उसका वेलोसिटी v है। किसके रिस्पेक्ट में? इस वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में, s फ्रेम के रिस्पेक्ट में। यहां तक क्लियर है? चलिए, तो यहां पर देखो,
वाई डैश वाई, जेड डैश जेड, ये तो समांतर हैं। परिवर्तन किस में हुआ है? परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन को देखते हैं। लेकिन एक दो चीजें और देख लें पहले। अब यही पॉइंट P का इसके सापेक्ष में जो निर्देशांक होंगे इसको अपन x डैश वाई डैश जेड डैश टी ले लेते हैं, टी डैश ले लेते हैं। कण वही है, पार्टिकल वही है, बिंदु वही है, पॉइंट वही है। ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो निर्देशांक है वो इसके सापेक्ष में है, s के सापेक्ष, और ये जो निर्देशांक है ये f डैश के सापेक्ष में है, इसके रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो बिंदु वही है, कहीं और नहीं जाना है। अब देखो, अब आगे आपको क्या करना है, आगे बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये हो गया s, p, s डैश v वेग से गति कर रहा है। हम लोग बात करते हैं प्रारंभिक अवस्था की, हम लोग बात करते हैं इनिशियल कंडीशन की। तो इनिशियल कंडीशन मीन्स t इक्वल टू टी डैश इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूँ। जब ये प्रक्रिया, जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ होगा, उस कंडीशन में, उस स्थिति में हम लोग ये मान लेते हैं कि ये O और O डैश जो है ना, ये दोनों संपाती रहे होंगे। और संपाती का मतलब है दोनों कोइंसाइड किए होंगे, दोनों एक के ऊपर एक रहे होंगे, कोइंसाइड एट अ टाइम ऑफ t इक्वल टू टी डैश इक्वल टू 0। एकदम प्रारंभिक अवस्था की बात है। प्रारंभिक अवस्था में O और O डैश दोनों एक दूसरे के ऊपर थे। अब चूंकि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये तो रेस्ट में है, ये तो विराम में है, लेकिन ये एक समान वेग v से गति कर रहा है, तो इसके वेग को मैं ऐसे ये वेग v से गति कर रहा है, कौन? s डैश। तो अगर मैं t समय के बाद की बात करूं, t समय के बाद वो कितना दूर जा चुका होगा? t समय के बाद वो निकल गया होगा कितना दूर? v इंटू टी दूर। इतना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया होगा, इतनी दूरी उसने प्राप्त कर ली होगी। टाइम t के बाद ये ओ डैश यहाँ आ जाएगा। ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा डिस्टेंस कितना? वेक्टर v t। क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि आपको पता है नहीं, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल इंटू समय। यहाँ पे वेग लिया है तो वेग इंटू समय हो जाएगा। तो प्रारंभिक अवस्था में तो O और O डैश दोनों एक दूसरे के ऊपर ही थे, लेकिन t समय के बाद O डैश इतना आगे निकल आया है, वेक्टर v t डिस्टेंस आगे निकल गया है। ये क्लियर है आपको? तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे अगर इक्वेशंस ऑब्टेन करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? इक्वेशन अगर मैं ऑब्टेन करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? ये जो नया कोऑर्डिनेट x डैश है, जो x डैश है वो कितना कम हो गया होगा? वो कम हो गया है x माइनस वी टी से। समझिए कैसे? यहां से ये जो p है तो इसका ये डिस्टेंस देखोगे तो ये डिस्टेंस कितना है? देखो पार्टिकल स्थिर है, जो आपका पार्टिकल वो रेस्ट में ही है, और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी रेस्ट में है। तो अगर मैं x की बात करता हूं तो ये x यहाँ तक था, ये x था, लेकिन t टाइम के बाद इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस ने यहाँ पे इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है, इतनी दूरी प्राप्त कर ली है, तो ये आपका इतना दूरी घट जाएगा, तो केवल इतना बच जाएगा। तो इसके सापेक्ष जो x डैश है वो हो जाएगा x माइनस वी टी, वो हो जाएगा x माइनस वी टी। अगर सदिश आप नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, लगा भी सकते हो आप, नहीं भी लगा सकते हो। लेकिन अभी हम लोग केवल निर्देशांक की बात कर रहे हैं, केवल हम लोग कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, तो ना लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो x डैश हो जाएगा x माइनस वी टी, x डैश हो जाएगा x माइनस वी टी। लेकिन क्या इस y में कोई परिवर्तन हुआ है क्या? अभी देखो इसके सापेक्ष में ये वही था, यही तो y है, तो y इतना है और अभी भी y उतना ही है, यानी कि y डैश जो होगा वो y के इक्वल होगा। वैसे ही z डैश जो होगा वो z के इक्वल होगा, वैसे ही t डैश जो होगा वो t के इक्वल होगा। और यही जो मैंने इक्वेशन लिखा है ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वेशंस हैं। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वेशंस यही हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना चाहिए या रखना होगा। x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी, y डैश इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z, t डैश इक्वल टू t। अगर मैं इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लिखता हूँ, व्युत्क्रम अगर मैं रूपांतरण लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा? यहाँ से x निकाल लीजिए, तो x इक्वल टू हो सकता है
एक्स डैश प्लस वी टी, और y जो है वो y डैश के इक्वल ही है, और z जो है वो z डैश के इक्वल है, और t जो है वो t डैश के इक्वल है। तो ये सब जो यहाँ पे मिला जुला है, ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, x डैश y डैश z डैश और t डैश को प्राप्त कर रहे हो, और यहाँ पर आप x y z और t को प्राप्त करोगे। ये है निर्देशांक s डैश के सापेक्ष, और ये है निर्देशांक s के सापेक्ष। तो अगर आपको ये पता है तो आप यहाँ से इस समीकरण से ये प्राप्त कर लोगे, अगर आपको ये पता है तो इस समीकरण से आप ये प्राप्त कर लोगे। यानी कि एक फ्रेम के निर्देशांक को आप दूसरे फ्रेम के निर्देशांक में व्यक्त कर सकते हो बाय दिस इक्वेशन, और यही तो होता है रूपांतरण समीकरण, और ये है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इक्वेशंस आर नोन एज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ओके, ठीक है, ये पॉइंट आप नोट करो। इसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखें जरा कि इस पॉइंट P, ये जो पॉइंट P है, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है जी इसके रिस्पेक्ट में। दिस इज वेक्टर R, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू O। बिंदु P का स्थिति सदिश O के सापेक्ष में है वेक्टर R, ठीक है। इसके सापेक्ष में कितना है, O डैश के सापेक्ष में ले लीजिए कि O डैश के सापेक्ष में मैं इसको नाम दे देता हूं R डैश, वेक्टर R डैश। ये स्थिति सदिश है इस पॉइंट P का O के सापेक्ष में, ये स्थिति सदिश है P का O डैश के सापेक्ष में। इट मीन्स वेक्टर R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O, एंड वेक्टर R डैश इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O डैश। तो यहाँ पर मेरे को मिल रहा है एक शानदार त्रिभुज। उस त्रिभुज को मैं ये देखिए ऐसे दिखा रहा हूँ। ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, और इसका डायरेक्शन इधर है। तो मैं यहाँ पर एक सदिश त्रिभुज ले लेता हूँ, सदिश त्रिभुज। इट मीन्स मैं बात कर रहा हूँ वेक्टर ट्रायंगल की। वेक्टर ट्रायंगल ले लेता हूँ, कौन सा, O डैश P, ये वेक्टर ट्रायंगल है। और यहां पे हम लोग लगाएंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये चौक है कि रद्दी, समझ में नहीं आ रहा है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यानी कि सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। क्या लगाने वाले हैं हम लोग लगाने वाले हैं सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। इसमें वही लिखा है, इसमें लिखा है सदिशों के योग के त्रिभुज के नियम से। सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से क्या हो जाएगा, ओ डैश ये सदिश है एक, और ये जुड़ जाएगा किसमें, ओ डैश पी, और ये हो जाएगा ओ पी के इक्वल। आपको नियम याद है कि नहीं, आप नियम भूले तो नहीं हो, नहीं भूलना है। ये ओ डैश इधर आया, ओ डैश पी इधर आया, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को एक डायरेक्शन में लेना होता है, और जो परिणामी होता है उसको विपरीत दिशा में लेना होता है। तो OP हो जाएगा आपका परिणामी। इट मीन्स O डैश एंड O डैश पी, आपको इसको सेम डायरेक्शन में लेना है, जो रिजल्टेंट है उसको अपोजिट डायरेक्शन में लेना होता है। तो ये हो जाएगा बाई वेक्टर लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो चलिए O डैश क्या है, O डैश इसकी वैल्यू है वेक्टर VT प्लस ये है वेक्टर R डैश इज इक्वल टू दिस इज वेक्टर R। ओके, तो ये भी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ही है फॉर पोजीशन वेक्टर, ये भी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ही है फॉर पोजीशन वेक्टर। यानी कि ये भी जो है गैलीलियन रूपांतरण ही है स्थिति सदिश के लिए। इसको भी नोट करो आप। अच्छा, एक चीज़, इसको मैं दूसरे रूप भी प्राप्त कर लूँ। कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, यहाँ से मैं वेक्टर R डैश निकाल सकता हूँ। कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा वेक्टर R माइनस वेक्टर VT, वेक्टर R माइनस वेक्टर VT। क्लियर, चलिए मिटाते हैं इसको। हिंदी और इंग्लिश दोनों में
पढ़ाने से एक दिक्कत ये है कि थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है आदमी, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन तो मिलेगा आपको कॉलेज में। अब मैं यहाँ पे आपको अच्छे से अच्छा जो है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये भी नहीं बोलना चाहिए। आप समझ लो मैं आपको क्या दे रहा हूँ भाई, ठीक है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेक्टर आर डैश इज इक्वल टू वेक्टर आर माइनस वेक्टर वी टी। ये भी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ही आता है, पोजीशन वेक्टर के लिए है, स्थिति सदिश के लिए है। तो अब मैं करूँ ये कि यहाँ यूँ इसको ना एक बार कर दूँ डिफरेंशिएट, इसका एक बार कर देता हूँ अवकलन, किसके सापेक्ष में, समय के सापेक्ष में। टाइम के रिस्पेक्ट में मैं इसको कर दूंगा एक बार डिफरेंशिएट, तो देखता हूँ क्या बवाल होता है। बवाल ही तो करना है दोस्त, बवाल ही तो करना है मेरे भाई। ये क्या डिफरेंशिएट, माइनस है, वेक्टर वी है, कांस्टेंट है। याद रखना ये जो एस डैश है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये जो एस डैश है वो एक समान वेग से चल रहा है, यानी वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ये नियत है तो आ जाएगा बाहर। और डी बाई डी टी ऑफ टी क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ टी क्या होगा। सर इसको बता के ना शर्मिंदा मत करो, ये तो 1 होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 ही होता है, ठीक है। तो क्या ये डी आर डैश अपॉन डी टी और डी आर अपॉन डी टी क्या ये वेग नहीं है, क्या ये वेलोसिटी नहीं है क्या? अगर आप पोजीशन वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, अगर आप स्थिति सदिश को समय के सापेक्ष में अवकलित करोगे, तो आपको मिलता है वेग। तो ये एक वेग हो गया, और ये भी एक वेग ही है, और ये भी तो एक वेग ही है। तो सर तो आपको फंसा दिए, आप तो सब वेग वेग में ही ले गए, आप पूरा वेलोसिटी वेलोसिटी ही है। तो क्या कौन सा वेलोसिटी है, मतलब ये और ये कौन से वेलोसिटी हैं, जरा नज़र देखिए, जरा नज़र गड़ाइए इस पे और समझने की कोशिश करिए। समझते हैं। पहली बात तो ये कि ये जो वेग है, ये जो वेलोसिटी है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दिस फ्रेम एस डैश। इस निर्देश फ्रेम का जो वेग है वो है वेक्टर स्मॉल वी, वेक्टर स्मॉल वी, ओके। और ये जो वेग है, ये जो वेग है, ये वेग है, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी किसका है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश। अगर एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, अगर एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो अगर ये उसको ऑब्जर्व कर रहा है, उस पार्टिकल पी को, बैठा ये ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्व ही करेगा। अगर ये उसको ऑब्जर्व कर रहा है तो इसको लगेगा कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, वेक्टर v है। सो दिस इज द ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू o। जो एक ऑब्जर्वर जो o पे है उसको लगेगा कि उसका वेलोसिटी कितना है, इतना है, वेलोसिटी इतना है। ये क्या है जी, ये वेग है, ये ऑब्जर्व्ड मीन्स कि ये अवलोकित, अवलोकित नहीं बोलना चाहिए, ऑब्जर्व्ड मीन्स क्या होना चाहिए, प्रेक्षित बोलना चाहिए, प्रेक्षित, ठीक है। ये प्रेक्षित वेग है उस ऑब्जर्वर के लिए, ऑब्जर्वर समझ हो ना, ऑब्जर्वर जो बैठ के दृश्य देख रहा है, ठीक है। तो उस ऑब्जर्वर के लिए प्रेक्षित वेग है जो ओ पे है। ओ के ऑब्जर्वर के लिए इस पी का वेग वेक्टर कैपिटल वेक्टर वी है, कैपिटल वेक्टर वी है। और ये क्या है, तो ये भी वेग ही है उस ऑब्जर्वर के लिए जो यहाँ पे बैठ के मजे ले रहा है, यानी यहाँ से देख के उस कण को देख रहा है। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होगा, यहाँ पे जो प्रेक्षक होगा, भाई ऑब्जर्वर मीन्स प्रेक्षक, यहाँ पे जो प्रेक्षक होगा उसके लिए इसका वेग इतना है, यहाँ पे जो प्रेक्षक है उसके लिए वेग इतना है, और ये तो वेग है इस वाले निर्देश फ्रेम का, ये तो वेग है इस वाले निर्देश फ्रेम का। क्लियर है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फॉर दैट ऑब्जर्वर विच इज सिचुएटेड एट ओ डैश, क्योंकि ये वेक्टर वी डैश है ना, वेक्टर वी डैश के लिए ओ डैश, और वेक्टर वी किसके लिए है, उस ऑब्जर्वर के लिए है जो ओ पे है। और ये वेलोसिटी है इस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा डी वी डैश अपॉन डी टी,
dv/dt, और ये मैंने बोला है ये तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ दिस फ्रेम इज कांस्टेंट। ये इस फ्रेम का वेग जो है वो नियत है, और नियत को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको शून्यम 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 0 मिलेगा। और ये क्या है, अरे यार ये तो त्वरण होता है, ये भी तो त्वरण ही हो गया। यानी कि दोनों ही निर्देश फ्रेमों के लिए, दोनों ही फ्रेम और रेफरेंसेस के लिए इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो सेम है। पार्टिकल का देखो वेलोसिटी आपको अलग अलग फील हो रहा है, दोनों ही ऑब्जर्वर को, जो प्रेक्षक अलग अलग यहाँ बैठे हुए हैं उनके लिए वेग तो अलग अलग महसूस हो रहा है, लेकिन ये जो कण है, ये जो पार्टिकल है, दोनों ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए उनका त्वरण सेम है, त्वरण समान है, त्वरण समान है। इसका मतलब ये है कि अगर ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो ये भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही है। अगर ये जड़त्वीय फ्रेम है तो ये भी जड़त्वीय फ्रेम ही है, क्योंकि ऐसे फ्रेम को ही हम लोग जड़त्वीय फ्रेम बोलते हैं जिनके लिए किसी भी कण का त्वरण समान होता है, किसी भी कण का त्वरण समान होगा। अगर इस वाले फ्रेम के लिए और इस वाले फ्रेम के लिए इसी कण का त्वरण अलग अलग हो जाता ना, तब वो नॉन इनर्शियल हो जाता, तब वो नॉन इनर्शियल हो जाता, तब वो अजड़त्वीय फ्रेम हो जाता। त्वरण समान होना चाहिए। अगर बहुत सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं और सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए एक कण, कोई भी एक कण का त्वरण अगर समान है तो सभी के सभी क्या होंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे, जड़त्वीय फ्रेम होंगे। ओके, तो ये था कहानी गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, सॉरी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का दोस्त, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का। तो मैं इसको एक बार समराइज कर देता हूँ, फॉर्मूले को लिख देता हूँ कि क्या क्या फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डिराइव किया है। सबसे पहले क्या डिराइव किया यार कि x डैश जो होगा वो x माइनस वी टी होगा, y डैश तो y के ही इक्वल होगा, z डैश z के इक्वल होगा, t डैश t के इक्वल होगा। और यहाँ पे एक चीज़ और बताया मैं आपको, क्या बताया जी, वेक्टर r डैश जो होगा वेक्टर r माइनस वी टी होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और बताया मैं आपको, वेक्टर v डैश इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर v माइनस वेक्टर v हो जाएगा, लेकिन वेक्टर a डैश इज इक्वल टू वेक्टर a होगा। ये पूरा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, ये पूरा का पूरा गैलीलियन रूपांतरण है। क्या क्या चीज़ें समान है आप देख लीजिए, ठीक है, समय तो समान ही है, देखेंगे आगे आने वाले समय में देखेंगे। और त्वरण भी समान है, तो एक जड़त्वीय है तो दूसरा भी जड़त्वीय ही होगा, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो दूसरा भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही होगा। और अब हम लगाने वाले हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस विशेष स्थिति परिस्थिति लगाएंगे, कंडीशन लगा रहा हूं मैं। केस नंबर 1, परिस्थिति 1, हिंदी में लिखता हूं, परिस्थिति नंबर 1, परिस्थिति नंबर 1, स्पेशल केस 1, स्पेशल केस 1, ठीक है। क्या है स्पेशल केस 1? मान लीजिए आपके पास दो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हैं, दो कार्टेशियन आपके पास कोऑर्डिनेट हैं और दोनों का जो ओरिजिन है वो कोइंसाइड कर रहा है, दोनों का ओरिजिन कोइंसाइड कर रहा है। ये x है, ये y है, ये z, सॉरी इसको y ले लेते हैं, ये y है और ये z है, ये O है और O डैश भी यही है, O है और ये O डैश भी यही है। जरा परिस्थिति नंबर 1 पे ध्यान दीजिएगा, जो स्पेशल केस नंबर 1 है उसको जरा ध्यान दीजिए आप। क्या है ये स्पेशल केस नंबर 1? हम लोग ऐसे कंडीशन की बात कर रहे हैं कि आपके पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है S और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है S डैश, एक है निर्देश फ्रेम S और एक निर्देश फ्रेम है S डैश। दोनों का जो मूल बिंदु है वो संपाती है, दोनों का जो मूल बिंदु है वो संपाती है, लेकिन दोनों के बीच में कोई कोण है, कोण है, कोई कोण है भाई, कोई कोण है। तो कलर अलग ले लेता है मैं, ये है आपका x डैश, ये है आपका y डैश और ये है आपका z डैश। मूल बिंदु तो एक है, ओरिजिन तो कोइंसाइड कर रहा, लेकिन यहाँ पर उनके बीच में कुछ कोण है, थीटा 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 हो सकता है, कोई सा भी कोण हो सकता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे
परिस्थिति नंबर 1, दो काल्तीय फ्रेमों की निर्देशांक परस्पर झुकी हैं तथा उनके मूल बिंदु संपाती हैं। तो ये जो निर्देशांक है वो कुछ कोण पे झुके हुए हैं लेकिन उनके मूल बिंदु संपाती हैं। ओके, सो ओरिजिन आर कोइंसाइड बट द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर एट सम एंगल, कुछ एंगल पे हैं कुछ कोण पे हैं। तो ऐसे केसेस में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, ये जो रूपांतरण समीकरण है, उसका रूप क्या होगा ज़रा देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से ये तो S है और ये F डैश है जी। अगर मान लो कि मैं कोई कर्ण ले लेता हूँ, यहीं पर एक कर्ण ले लेता हूँ, कहाँ पर, कहीं भी ले सकते हो, चलो मैं यहाँ ले लिया, एक P कर्ण ले लिया, तो ये हो जाएगा आपका X, अरे सॉरी P यहाँ क्यों लेंगे, सॉरी, उसके ऊपर ले लोगे बाकी सब कोऑर्डिनेट दिखाने में दिक्कत चले जाएगा। P को आप 3 डायमेंशन ले लो, P ये रह गया, दिस इज कर्ण P। बहुत ऊपर जा रहा है क्या, पता नहीं फ्रेम में आ रहा होगा कि नहीं। ये रहा P, ये बिंदु P है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड यानी S के लिए क्या है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं आपको कि आपके पास है एक S फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक है S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उस बिंदु P के लिए कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स वाई जेड और T, S डैश के सापेक्ष, S के रिस्पेक्ट में, S के सापेक्ष में, और इसके लिए हो जाएंगे X डैश वाई डैश जेड डैश T डैश, S डैश के लिए। तो चलिए ये मान लो ऐसा है, तो ये तो X है, इसके लिए कैसा होगा, इसके लिए ऐसा होगा जी, ठीक है, इसके ऊपर। तो ये है X और ये है X डैश। एक को अगर आप समझ जाओगे तो आप वैसे ही आप Y डैश भी निकाल पाओगे और वैसे ही आप Z डैश भी निकाल पाओगे, वैसे ही आप X डैश भी निकाल पाओगे और वैसे ही आप Y डैश भी निकाल पाओगे। हालांकि यहाँ पे देखिए समय तो सेम ही है, तो T और T डैश अलग अलग लिखने कोई मतलब नहीं है क्योंकि समय तो सेम ही है, ठीक है। तो लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मेरे को X डैश चाहिए तो मेरे को कैसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपको कोई भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन पता होगा। किसी भी एक निर्देश फ्रेम के लिए इस बिंदु P की स्थिति पता होगी। मैं मान लेता हूं कि मेरे को इस बिंदु P की स्थिति पता है, किसके सापेक्ष में, S के सापेक्ष में पता है, उसका निर्देशांक है XYZ और टाइम टू T XYZ है। S के सापेक्ष में निर्देशांक कितना है, XYZ है। तो मेरे को S डैश के सापेक्ष में ज्ञात करना है, यानी कि मेरे को X डैश निकालना पड़ेगा, मेरे को Y डैश चाहिए होगा, मेरे को Z डैश चाहिए होगा, ठीक है। ये तो कोऑर्डिनेट है, S डैश के सापेक्ष में X डैश Y डैश Z डैश, S डैश के सापेक्ष में है X डैश Y डैश और Z डैश। इसको कैसे निकालोगे, देखो अब थोड़ा ध्यान देना। अगर आपको X डैश चाहिए तो आप क्या करोगे, आप सबको रिजॉल्व कर लोगे, सबको विघटित कर लोगे किसके डायरेक्शन में, OX डैश दिशा में X Y Z के घटकों का योग। जी हाँ, हिंदी में लिखा है, बहुत ही साफ सुथरा लिखा है। अगर आपको X डैश चाहिए ना, तो आप क्या करोगे, इस वाले एक्सिस के अलॉन्ग में OX डैश अक्ष के अलॉन्ग में इसके अनुदिश OX डैश की दिशा में, मतलब उसके अनुदिश आप X के घटक, Y के घटक और Z के घटक निकालोगे और उसको जोड़े दोगे। क्लियर है। अगर आपको X डैश चाहिए, मीन्स आपको ये चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप क्या करोगे, आप X को रिजॉल्व करोगे इसके अलॉन्ग में, आप Y को भी रिजॉल्व करोगे इसके अलॉन्ग में, आप Z को भी रिजॉल्व करोगे इसके अलॉन्ग में। जो X है, Y और Z है, तीनों को ही आपको OX डैश की दिशा के अनुदिश रिजॉल्व यानी कि विघटित करना पड़ेगा, ठीक है। घटक प्राप्त करना पड़ेगा आपको, X का भी, Y का भी, Z का भी, तीनों का OX डैश की दिशा में घटक प्राप्त करना पड़ेगा और तीनों को जोड़ना पड़ेगा,
जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और यहां भी वही करना है। अगर y डैश चाहिए तो यहां पे आप क्या करोगे, OY दिशा में x y z के घटकों का योग, यहां पे OY डैश की दिशा में प्राप्त करोगे और यहां पर OZ डैश की दिशा में प्राप्त करोगे। तो अगर x डैश चाहिए तो OX दिशा में घटक प्राप्त करिए x y z के और उनको जोड़िए। अगर y डैश चाहिए तो OY डैश की दिशा में x y और z के घटक प्राप्त करिए, उनको जोड़िए। और अगर आपको z डैश चाहिए तो आप क्या करोगे, आप x y z को किसके दिशा में के अनुदिश घटक प्राप्त करोगे, OZ डैश की दिशा के अनुदिश आप घटक प्राप्त करोगे और उनको जोड़ोगे। करेंगे अभी x डैश के लिए। अगर इसमें से एक भी फॉर्मूला प्राप्त कर लिया तो बाकी दोनों को ऐसे ही लिखना है। उसके बाद लॉजिक काम करेगा, उसके बाद मैं काम नहीं करेगा, उसके बाद लॉजिक काम करेगा। तो चलिए मैं प्राप्त करने वाला हूं x डैश, उसके बाद y डैश, उसके बाद z डैश। अभी भी आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ही पढ़ रहे हो, उसमें एक कंडीशन है ये वाला कि उनके मूल बिंदु तो संपाती हैं, उनके ओरिजिन तो कोइंसाइड कर रहे हैं, लेकिन उनके जो एक्सिस हैं, जो अक्ष हैं, वो किसी कोण पे झुके हुए हैं। कोण किसी कोण एक्सिस जो है, जो एक्सिस हैं वो किसी कोण पे झुके हुए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो मैं प्राप्त करने वाला हूं पहले x डैश, तो मैंने क्या बोला था, x के, y के और z के तीनों के घटक प्राप्त कर लोगे आप किसके अनुदिश, OX डैश के अनुदिश। तो ये क्या हो जाएगा, x इसको ले जाइए इस दिशा में, तो ये cos कंपोनेंट होगा, यानी कि हो जाएगा cos x डैश। और ये cos x डैश दिखाता है कि ये x अक्ष और ये अक्ष, इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच का कोण कितना है, यानी एंगल कितना है, ये वही दिखा रहा है। ओके, प्लस वही काम आप किसके लिए कर लोगे, वही काम आप y के लिए भी कर लोगे। y को भी किसके अनुदिश लेके आना है, y को भी इसी अक्ष के अनुदिश लेके आना है। तो ये हो जाएगा cos, ठीक है, ये हो जाएगा yx डैश, क्योंकि OX डैश ओ दिशा तो वहीं रहेगा। पहले आप इसको लेके आए तो आपने x यूज किया, इसको लेके आओगे तो आप y यूज करोगे। अब z के लिए क्या लिखोगे, z के लिए लिखोगे cos zx डैश, x cos xx डैश प्लस y cos yx डैश प्लस z cos zx डैश। आपने x के घटक प्राप्त कर लिए OX दिशा में, आपने y के घटक प्राप्त कर लिए OX दिशा में, आपने z के घटक प्राप्त कर लिए OX दिशा में, और तीनों को जोड़ दिया है तो आपको x डैश मिल जाएगा, और यही काम आप y के लिए भी कर लो। y डैश के लिए क्या करोगे, ये हो जाएगा आपका x के घटक इसके दिशा में। अब आपको चाहिए होगा x का घटक किसकी दिशा में, OY डैश की दिशा में। OY डैश की दिशा में कैसे आएगा, तो यहां के कोण को हम लोग ले लेते हैं cos x y डैश प्लस y। अब देखो कुछ नहीं करना यार, जहां पे x डैश था ना बस वहां पे आप y डैश रख दो, जहां पे x डैश था वहां पे बस आप y डैश रख दो। तो ये हो जाएगा y। फिर वक्त आ गया कि इसको तो मिटाया जाए, सर कलम किया जाए, क्योंकि जो आवाज़ उठाए जाएंगे वो हमेशा के लिए खामोश कर दिए जाएंगे। बहुत उंगली कर रहा था वो। ठीक है, प्लस cos y x डैश के प्लेस में y डैश प्लस z cos z डैश, y डैश यार, y डैश। और अब मैं बात करता हूं z डैश के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x cos x z डैश प्लस y cos y z डैश प्लस z, ये कैपिटल नहीं है ना, ये स्मॉल है, ये हो जाएगा z cos z डैश। x डैश y डैश z डैश निकालने के लिए आपको क्या करना है, x डैश y डैश और z डैश निकालने के लिए आपको क्या करना है, x डैश के लिए जो x y और z इनके घटकों को प्राप्त कर लेना है OX डैश के अनुदिश, OX डैश के
along में उसके कंपोनेंट्स प्राप्त कर लीजिए, ऑब्टेन कर लीजिए, उनको ऐड कर लीजिए। और यहाँ पर अगर y डैश चाहिए तो यहाँ पर x y z के कंपोनेंट्स को आप ऑब्टेन कर लो o y डैश के अनुदिश, o y डैश की दिशा में। और अगर आपको z डैश चाहिए तो x y और z के कंपोनेंट्स आप ऑब्टेन कर लो कौन से डायरेक्शन में, o z डैश, o z डैश के अलॉन्ग में। ठीक है, ये आपके बुक में इसको cos x x डैश, cos y x डैश, cos z x डैश, इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये निकाला है कि इसको ये हम लोग c x x डैश लिख देंगे, इसको हम लोग c y x डैश लिख सकते हैं, इसको c z x डैश लिख सकते हैं। ये है क्या, ये बता रहा है, ये क्या शो करता है, ये शो करता है कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन x एंड x डैश, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन y एंड x डैश, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन z एंड x डैश। यानी कि ये जो सी एक्स एक्स डैश लिखा है या सी वाई एक्स डैश लिखा है या सी जेड एक्स डैश लिखेंगे अगर इसको, तो ये क्या शो करेगा, ये बताता है कि x और x डैश के बीच में जो कोण है, x और x डैश के बीच में जो कोण है उसका कोसाइन लेना है, y और x डैश के बीच में जो कोण बनेगा उसका कोसाइन लेना है, कोसाइन यानी कि कोज्या लेना है, और सी जेड एक्स डैश यानी कि z और x डैश के बीच में जो कोण है उसका कोसाइन लेना है। तो इसको आप फॉर्मूले को मिटा के ये और ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं या भी बोलना चाहिए थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं अभी बताया मैंने, सी एक्स एक्स डैश लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं सी वाई एक्स डैश लिख सकते हैं, और इसको जेड सी जेड एक्स डैश लिख सकते हैं। तो ये सी एक्स एक्स डैश क्या है, सी वाई एक्स डैश क्या है, सी जेड एक्स डैश क्या है, अभी बताया था मैंने कि एक्स और एक्स डैश के बीच में जो कोण होगा उसका कोसाइन, वाई और एक्स डैश के बीच में जो कोण होगा उसका कोसाइन, जेड और एक्स डैश के बीच में जो कोण होगा उसका कोसाइन। और यही काम आप वाई डैश के लिए भी कर लीजिए और यही काम आप जेड डैश के लिए भी कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग इसी में कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, इसी में कुछ हम लोग अलग कर लेते हैं भाई, अलग, बिल्कुल अलग कर लेते हैं। मैंने बोला है कि आपका पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो एस है वो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो एस है वो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो यहाँ पर या इसके सापेक्ष में कण का त्वरण क्या होगा, कण का त्वरण 0 होगा। ये जो एस है फिर जरूरत आन पड़ी है तो बनाना पड़ेगा ना, दिस जेड डैश, दिस इज जेड। एस इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एस इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि ओ है जड़त्वीय फ्रेम, यानी यहाँ पे कण का त्वरण क्या होगा, इसके सापेक्ष में उस कण का त्वरण 0 होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई बाह्य बल नहीं लग रहा, कोई वहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो जब त्वरण 0 है तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर विल बी 0, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर विल बी 0, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी स्क्वायर विल बी 0। ये भी त्वरण है, ये भी त्वरण है, ये भी त्वरण है, ये x की दिशा में, ये y की दिशा में, ये z की दिशा में। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन। जब एक्सेलरेशन 0 ही है तो सभी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 ही होगा, तो इसको आपने ऐसे लिख दिया। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि आपका जो फ्रेम S है, फ्रेम S इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, और ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वहाँ पर कोई बाह्य बल भी नहीं लग रहा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यानी जो पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर जेड डी टी स्क्वायर। तो क्या जो आपका सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके लिए भी एक्सेलरेशन 0 होगा क्या? चलो देख लेते हैं, बिल्कुल देख लेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, आप डी स्क्वायर एक्स डैश अपॉन डी टी स्क्वायर प्राप्त कर लीजिए।
प्राप्त कर लीजिए। तो क्या था यहाँ पे x था और सी एक्स एक्स डैश था, वो तो बाहर आ गया, उसको पहले लिख दूँ क्या, मैं लिख देता हूँ जी बिल्कुल। एक्स डैश इज इक्वल टू क्या था, क्या चौक है ये, एक्स डैश इज इक्वल टू था एक्स सी एक्स एक्स डैश वाई सी वाई एक्स डैश प्लस जेड सी जेड एक्स डैश, और ऐसे ही आपको वाई डैश भी मिल जाएगा और ऐसे ही आपको जेड डैश भी मिल जाएगा। तो इसी को आपको डिफरेंशिएट करना है, इसी का आपको अवकलन करना है, किसके सापेक्ष में, समय के सापेक्ष में, वो भी 2 बारी करना है। 2 बारी करोगे, 2 टाइम्स करोगे, सेकेंड डिराइवेटिव निकालोगे, तब आपको मिलेगा एक्सेलरेशन, तब मिलेगा आपको त्वरण। तो ये तो कांस्टेंट, ये तो बाहर आ गया, सी एक्स एक्स डैश बाहर, ये हो गया डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस यहाँ से सी वाई एक्स डैश बाहर आ गया, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका सी जेड एक्स डैश बाहर आ गया और ये हो जाएगा डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी स्क्वायर। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है, यानी कि कुल मिला के डी स्क्वायर एक्स डैश अपॉन डी टी स्क्वायर भी 0 होगा। और जब ये 0 है ना, तो इसी तरीके से आप ये भी प्राप्त कर सकते हो कि डी स्क्वायर वाई डैश अपॉन डी टी स्क्वायर भी 0 होगा और डी स्क्वायर जेड डैश अपॉन डी टी स्क्वायर भी 0 होगा। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि इस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, इस वाले निर्देश फ्रेम के लिए भी इस कण का त्वरण 0 होगा। क्योंकि देख लीजिए, अलग अलग जो ए एक्स ए वाई ए जेड, ये वाला एक्सेलरेशन एक्स के डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में, जेड के डायरेक्शन में कि 0 मिला है, तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो भी 0 ही है। तो एस डैश फ्रेम के लिए भी इस कण का त्वरण 0 है, यानी कि एस और एस डैश दोनों के लिए त्वरण समान ही है। उसके लिए भी 0 था, इसके लिए भी 0 है, यानी कि ये अगर इनर्शियल है तो ये भी इनर्शियल है, ये इनर्शियल है तो ये भी इनर्शियल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यही आपको समझाना था यहाँ पर, ठीक है। अब अपने पास है एक सेकंड केस। सेकंड केस को आप जरा लिखो कि सेकंड केस क्या है। सेकंड केस परिस्थिति 2, परिस्थिति क्रमांक 2, परिस्थिति 2। देखिए परिस्थिति 2 क्या है। परिस्थिति 2 ये कहती है कि आपके पास 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये रहा पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये है पहला निर्देश फ्रेम, ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। और मेरे पास है दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैं ले रहा हूँ, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1। इसको मैंने x डैश बोला, इसको मैंने y डैश बोला, इसको मैंने z डैश बोला। क्या बोला, ये O है, ये O डैश है, ये S है, ये S डैश है। ठीक, क्लियर। क्या है इस ये जो 2 निर्देश फ्रेम हैं आपके पास, क्या खास बात है। देखो खास बात ये है कि S जो है वो मान लो स्थिर है और S डैश, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि S और S डैश के बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी है, S और S डैश के मध्य जो आपेक्षिक वेग है वो आपेक्षिक है वेक्टर v। यानी कि इस कंडीशन में दोनों ही निर्देश फ्रेम एक दूसरे के सापेक्ष v वेग से दूर जा रहे हैं। दोनों के बीच का जो आपेक्षिक वेग है, रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस S और फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश के बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो है वेक्टर v। और क्योंकि ये 3 डायमेंशनल मोशन है तो यू कैन एक्सप्रेस दिस वेलोसिटी इन 3 डायमेंशन लाइक दिस वे। कैसे, vx वेक्टर vx i कैप प्लस वेक्टर vy j कैप प्लस वेक्टर vz k कैप। तो इस वेलोसिटी से दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। इस वेग से ये दोनों, इस वेग मीन्स ये दोनों के बीच का अपेक्षिक वेग है। हो सकता है ये इधर आ रहा हो या उधर जा रहा हो, तो इन दोनों के बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी, मैं ये नहीं बोला हूं कि ये दूर जा रहा है, मैं ये नहीं बोला हूं कि ये दूर जा रहा है, लेकिन दोनों के बीच का जो अपेक्षिक वेग है
ये मैंने ये लिया है वेक्टर v लिया है, सदिश v। द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन s एंड s डैश इज वेक्टर v, और ये 3 डायमेंशनल मोशन है, तो ये मैंने इसको त्रिविमीय फॉर्म में इसको व्यक्त कर दिया है। ठीक है, अब देखिए, आप जरा ध्यान दीजिए, हम लोग इनिशियल कंडीशन में जाएंगे, प्रारंभिक टाइम पे जाएंगे, t इक्वल टू टी डैश इक्वल टू 0 की बात करेंगे। प्रारंभिक अवस्था में O और O डैश दोनों क्या रहे होंगे, दोनों संपाती रहे होंगे, दोनों कोइंसाइड रहे होंगे। O और O डैश जब सब कुछ सामान्य था, जब सब कुछ ठीक था, जब दोनों साथ साथ में हंस खेल रहे होंगे, भला पूरा परिवार रहा होगा, फिर कुछ गड़बड़ हुई होगी, नोक झोंक हुआ होगा, लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, और फिर उन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती ही जा रही है। और किस वेग से बढ़ रही है, इस वेग से बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि यही दूर जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि यही दूर जा रहा है। एक दूसरे के बीच का जो रिलेटिव हो सकता है, कुछ दूर ये जा रहा हो, कुछ दूर ये जा रहा हो, तो आप समझिए कि मैंने यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी लिखा है, आपेक्षिक वेग लिखा है। हो सकता है ये ठहरा हुआ हो, ये जा रहा हो सकता है ये ठहरा हुआ हो, ये जा रहा हो सकता है दोनों जा रहे हो। रिलेटिव, एक दूसरे के रिलेटिव में जो वेलोसिटी है वो है ये। ठीक है, तो अब देखो यार, इनिशियल कंडीशन में दोनों साथ में थे, दोनों संपाती थे, दोनों कोइंसाइड कर रहे थे, लेकिन मैं बात कर रहा हूं टाइम टी पे। आफ्टर टाइम टी, उस ब्रेकअप के टी समय के बाद, टी समय पश्चात क्या हुआ होगा, टी समय पश्चात क्या हुआ होगा, आफ्टर टाइम टी, जब दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्ट हुआ होगा, दूरी बढ़नी चालू हुई होगी, तो क्या हुआ होगा, देखिए क्या हुआ होगा। टी समय के बाद ये जो आपका इनके बीच की जो दूरी है, क्या किधर चली गई होगी, आप लिख सकते हो x डैश इज इक्वल टू, उधर गया है ना, तो आप लिख सकते हो x माइनस, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, vx है, और ये हो जाएगा t माइनस t0। समझाएंगे, अभी आपको समझा रहे हैं, मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़ की हुआ कैसे है, आपको समझा रहे हैं। ये फिर उंगली कर रहा है, उंगली तोल दी जाए। देखिए ये मैंने क्यों लिखा है, x है एक पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, आप पॉइंट P था कहीं ले लो यार, ये पॉइंट P ले लो आप। P का कोऑर्डिनेट x y z, किसके सापेक्ष में, इसके सापेक्ष में। उसी P का कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक x डैश y डैश z डैश, किसके सापेक्ष में, इसके सापेक्ष में, क्योंकि अब ये इसकी तरफ जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 डायमेंशनल मोशन है, तो पहले मैं x दिशा की बात करूंगा, फिर y दिशा की बात करूंगा, फिर z दिशा की बात करूंगा, तीनों ही दिशाओं की बात होगी, तीनों ही डायरेक्शन की बात करेंगे। तो t समय के बाद आफ्टर टाइम t, मैंने बोला है आफ्टर टाइम t, और ये मैंने इनिशियल टाइम यहाँ पे t0 लिख लिया है, ये 0 भी हो सकता है। ये प्रारंभिक समय को यहाँ t डॉट ले लिया है, यहाँ पे 0 भी है, तो यहाँ पे 0 लिखोगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर केवल ये इंटू होगा, तो यहाँ पे t नॉट लिया है। प्रारंभिक अवस्था कुछ समय है, एकदम शून्य ही नहीं है, कुछ समय लिया है। तो समय का अंतराल कितना हो गया, इस ब्रेकअप के मतलब ये जो बंटवारा हुआ है, ये जो दूरियां बढ़ना चालू हुआ है, दोनों के बीच में जो दूरी बढ़नी चालू हुई है, कितने समय के बाद, t माइनस t0 के बाद। बंटवारा यहाँ पे हुआ था, बंटवारा यहाँ पे हुआ था, बंटवारा यहाँ पे हुआ था, और ये हो गया बंटवारे के इतने समय के बाद, यानी बंटवारे को इतना समय गुजर गया। तो बंटवारे को इतना समय गुजर गया, तो ये x दिशा में कितना दूर चला गया होगा, ये x दिशा में दूर चला गया होगा, वेक्टर vx t माइनस t0। ये है वेग, ये है वेलोसिटी का कंपोनेंट x डायरेक्शन में। ठीक है, तो x डैश कैसे मिलेगा, इस वाले कोऑर्डिनेट में से, x में से इसको घटा दीजिए आप, तो x डैश हो जाएगा x माइनस वेक्टर vx t माइनस t0। और यही काम फिर आप y के लिए भी कर लो यार, y माइनस vy t माइनस t0, क्योंकि समय तो तीनों दिशाओं के लिए सेम है। समय किसके लिए बदला, z डैश z माइनस vz t माइनस t0, x डैश y डैश z डैश, x माइनस वेक्टर vx t माइनस t0, y माइनस वेक्टर vy t माइनस t0, और z डैश z माइनस वेक्टर vz t माइनस t0। तो ये है, ये भी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ही है, ये है गैलीलियन रूपांतरण उस केस में जब दो निर्देश फ्रेम एक दूसरे से
इस वेग से दूर जा रहे हैं, इस वेग से, इस आपेक्षिक वेग से दूर जा रहे हैं। ओके, टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर बाय दिस रिलेटिव वेलोसिटी। उस केस में आप ये दोगे ट्रांसफॉर्मेशन, एक्स वाई और जेड को कन्वर्ट कर सकते हो एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश में बाय दिस समीकरण। इस समीकरण से आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, जो अगला एपिसोड आएगा, वहां पे हम लोग बात करेंगे गैलीलियन इनवेरियंस की। गैलीलियन इनवेरियंस यानी कि हो जाता है गैलीलियन निश्चरता। निश्चरता मीन्स जो परिवर्तन नहीं होगा। आपने पढ़ा होगा चर है अचर है, उसको हम निश्चर बोल दिया है। तो हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में गैलीलियन निश्चलता की। ओके, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं।